गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का होपफुली लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहाँ पे आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को द एंड कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। अभी तक इसे निकालने के लिए ही, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के लिए ही अब तक हमने जो भी कैलकुलेशन की वो कर रहे थे। तो आज हम इस चैप्टर में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखेंगे और जानेंगे कि ये किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से इनका सॉल्यूशन किया जाता है। यह निकालने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि थोड़े व्यूज़ जो है मेरे आए। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करवाना चाहूँगा जो है हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए पहले वो 2 क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है कि कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग IRR मेथड। अब ये IRR मेथड क्या होता है, या हम इसे बोल सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV मेथड। ये होता क्या है, जब हमने डेट का कॉस्ट निकालना सीखा था तब हमने 2 मेथड्स देखे थे। एक होता है इररिडीमेबल डिबेंचर का और एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स का, जहां हमने देखा था कि हमें इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है और आपको इंटरेस्ट रेट दी हुई है और वहां पे आपको 1 - T से मल्टीप्लाई करके के कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। लेकिन वो सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती है जब आपको रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो ना दी हुई हो, उसके बजाय आपको दी हुई रहती है कि कितनी इंस्टॉलमेंट में क्या क्या पैसा आ रहा है, या कई बार ये भी ना दिया हो। जैसे मान लेते हैं मैंने एक लोन लिया है, ठीक है, लेट से 2 लाख रुपीज़ का, और 2 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है और अब मैं इसको एक तरीके से पे कर रहा हूँ। जैसे 3 साल में पे करूँगा इसको, मान लीजिए 3 साल में पे करूँगा मैं और हर साल में 80,000 पे करूँगा। ये एक तरीका हो सकता है। या दूसरा एक तरीका हो सकता है कुछ भी, कि मैं पहले साल आपको 1 लाख रुपए पे कर दूंगा, दूसरे साल में आपको 50,000 पे करूँगा और तीसरे साल में आपको मान के चलिए कि 50,000 60,000 में आपको पे कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, यही आपका इंटरेस्ट है और मैं इस तरीके से पे करूँगा। तो अब आप निकालिए कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी। तो ये अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग तरीके हैं जहाँ से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इनको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब सिमिलरली हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जो, देखिए, जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग IRR मेथड तो इसमें कई सारे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक कई सारे मेथड्स इसके अंदर आ जाते हैं, कई सारे तरीके और कई सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 2 लाख लिए, अब उस 2 लाख को पेमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब ऐसे में आपको वहाँ पे एक जो 10,000 जो आपने निकाला वो उसकी आपको हिडन रेट निकालनी होती है। यहाँ पर भी आपको IRR के अंदर एक हिडन रेट निकालनी होती है कि ऐसी कौन सी रेट है जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो निकल के आ रहा है, इतना हमारा कॉस्ट है डेट का। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल, इससे आपको और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। हमने लोन लिया 5 लाख का, जो कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना था। 1.5 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट, 1,50,000 की 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना था। ना अब हमें इस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेंगे कि हम 1,50,000 निकाल रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4, यानी हमने टोटल दिया 6 लाख रुपए, ठीक है, और हमने लिए थे 5 लाख रुपए, यानी कि हमने टोटल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट लग रही है और कॉस्ट का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। अब कॉस्ट का परसेंटेज हमें निकालना है। अब आपके मन में आएगा कि 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख करके परसेंटेज निकाल लीजिए, बट ऐसा नहीं है। हमें निकालना है पहली बात एनुअल परसेंटेज, दूसरी बात इंटरेस्ट का परसेंटेज हमें निकालना है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी, हम इतना ईजिली हम इसे नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी अगर हम इसे निकालें तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं। अब हमें पता है कि हमने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया है और ये पेमेंट हमने 4 साल में किया है इक्वली। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा 25,000 हमने एनुअल पेमेंट किया है, ठीक है, एनुअल पेमेंट हमने किया है 25,000 रुपीज़ का। उसके बाद हम 25,000 को डिवाइड कर सकते हैं 5 लाख से। दैट मीन्स कि हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा 5%। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने मोटा मोटा 5% का इंटरेस्ट पेमेंट किया है। और लेकिन क्या ये एकदम ट्रू है? ये एकदम ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने पहले साल जब 1.5 लाख रुपए पे किए थे तब हमने काफ़ी सारा अमाउंट जो है प्रिंसिपल का पे कर दिया था 25,000 के साथ ही। तो ऐसे में 5% से थोड़ा सा ज़्यादा ये निकल के आएगा। अब वो कितना ज़्यादा निकल के आएगा ये हमें नहीं पता, बट
ऑफकोर्स यहाँ पे 5% से ज़्यादा निकल के आएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, अब हमें इतना पता है कि ये जो रेट है वो 5% के अप्रोक्स रहनी है। तो अब हमें क्या करना है कि 5% के अप्रोक्स ही दो रेट चूज़ करनी है। एक चलिए अब हमें पता है कि 5% से ज़्यादा रहना है, तो एक हम 5% चूज़ कर लेते हैं और एक हम 10% चूज़ कर लेते हैं। एक उससे ज़्यादा और एक उससे कम या इक्वल हम चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो रेट चूज़ की, एक 5% एक 10%। ये चूज़ करना केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यहाँ पे कोई भी रेट चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे 4% 8% चूज़ कर सकते हो, बट इनमें एक थोड़ा सा गैप रखते हुए आप जो है इंटरेस्ट का जो रेट है वो चूज़ कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, यानी कि इन दोनों रेट्स पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ही स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। वो यहाँ पे मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जब, देखिए, केस का दो पार्ट हो सकते हैं, या तो केस आउटफ्लो हो सकता है यानी कि आपसे जा रहा है, और या फिर केस आपके पास आ रहा है, इनफ्लो हो सकता है। ठीक है, जब इन दोनों को नेट में किया जाता है तो ये कहलाता है नेट फ्लो ऑफ केस। ठीक है, कि नेट फ्लो। लेकिन मान लीजिए कि आउटफ्लो हो रहा है आगे के किसी 5 सालों में, यानी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर और आगे के 5 सालों में हो रहा है, जबकि इनफ्लो अभी हो जाता है, यानी अभी आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं और आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में कुछ कुछ पैसा चुकाना है। तो यहाँ पे अब अगर आप आउटफ्लो और इनफ्लो को नेट करोगे तो हमेशा क्या रहेगा कि जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का आपने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इन पाँचों को एक रेट के थ्रू करंट डेट यानी कि आज की डेट में लाया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू में लाया जाता है, और फिर उनको जब प्रेजेंट वैल्यू पे लाया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। और जब इसे इनफ्लो से माइनस किया जाता है तब वो निकल के आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जिसे हम बोल सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV। तो यहाँ पे हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि 5 लाख हमारे पास आ रहे हैं और हमारे 1,50,000 हर साल जा रहे हैं फॉर 4 ईयर्स। अब हमें इनको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, 1.5 लाख को हमें यहाँ पे लेकर के आना है, 4 साल के यहाँ पे लेकर के आना है। अब यहाँ पे ला करके IRR के थ्रू हमें ये बताना है, IRR हमें क्या बताएगा कि एक ऐसी रेट जिसके अंदर ये जो 1.5 लाख रुपए हम दे रहे हैं 4 साल के अंदर वो इक्वल हो जाए 5 लाख के, और NPV जो हमारा है वो 0 आ जाए, क्योंकि आउटफ्लो हमारा ये हो गया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हो गया 5 लाख और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हो गया 5 लाख। तो यहाँ पे ये आना चाहिए 0। तो हमें ये कोशिश करनी है कि IRR हमारी वो रेट होगी जहाँ पे नेट NPV जो है वो 0 आएगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे दो रेट निकाली, एक है 5% और एक है 10%। अब हम कैलकुलेट करते हैं 5% पे भी NPV और 10% पे भी NPV। ये एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब यहाँ पे हो सकता है कि 5% पे आ जाए, हो सकता है 10% पे आ जाए, हो सकता है दोनों पे ना आए। तो सबसे पहले हम NPV निकालते हैं @5% और @10%। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एन्युटी बन रही है, और एन्युटी क्या है, 1,50,000 एवरी ईयर। ठीक है, अब एवरी ईयर 1,50,000 दिया जा रहा है, एन्युटी है। तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाले एन्युटी की तो हमारे पास एक टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की टेबल। यहाँ पे हम 5% वाली और 10% दोनों का 5% 4 ईयर पर एन्युटी देखते हैं। तो ये निकल के आएगी हमारी 3.5460 और यहाँ पे है 3.1699। तो यहाँ पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे कि 1.5 लाख का जो वैल्यू है 4 साल में क्या निकल के आता है। तो एक हमारा जो वैल्यू था वो थी हमारी एक वैल्यू 3.5460, ये हमारी @5% पे थी, और एक था हमारा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 3.1699। ठीक है, ये हमारा 10% पे था। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी है 5,31,900, और यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है 4,79,485। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी। अब ये वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है या क्या बताती है हमको, ये बताती है कि अगर आप आज मुझे 5,31,900 रुपये देते और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की रेट क्या होती 5% होती, तो मैं जो 1,50,000 का आपको दे रहा हूँ 4 साल में पेमेंट कर रहा हूँ, वो 1,50,000 एकदम सही था आज की रेट के हिसाब से, 5% के हिसाब से। मतलब
आप मुझे आज 5,31,900 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 1.5 लाख रुपये हर साल दूंगा। कब तक दूंगा? 4 साल तक दूंगा। और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना परसेंटेज होगा? 5% होगा। या हम एक और इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको आज 5,31,900 रुपये देता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट बन के आ रहा है 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी इस तरीके से हम दो तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर भी सिमिलर, जब हम 4,79,485 पढ़ते हैं तब इसका भी मतलब सिमिलर होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आप मुझे 4,79,485 दे दीजिए, हर साल आपका 1.5 लाख रुपये का बिल आएगा, आपका हर साल 1.5 लाख रुपये का इंस्टॉलमेंट आएगा। तो यहाँ पे अब देखिए 5 लाख न तो 5% पे इक्वल आए और नहीं 10% पे इक्वल आए, तो यहाँ पे न तो 5% हमारी IRR होगी और न ही 10% हमारी IRR होगी। तो IRR क्या होगी? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी? तो उसे निकालने के लिए जब हम दो रेट का जब हम NPV निकाल लेते हैं, तो यहाँ से NPV निकल के आ जाएगा 31,900 और यहाँ से NPV हमारे पास निकल के आएगा माइनस में 24,515। तो ये हमारे दो NPV निकल के आ गए। अब हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है वो निकल के आता है, आपको लेना है जो लोअर रेट थी वो लेनी है, फिर उसमें प्लस करना है NPV लोअर रेट पे क्या था डिवाइड बाई NPV लोअर रेट पे क्या था माइनस NPV हायर रेट पे क्या था, और हायर माइनस लोअर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। वापस से हम इसको समझते हैं ताकि आपको दिमाग में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। ये सबसे पहला था लोअर रेट जो आपने ली, यानी कि हमारे फॉर्मूले में क्या था 5%। NPV एट लोअर रेट पे क्या था जो हमारे निकल के आया 31,900। NPV एट लोअर रेट उसको डिवाइड करना है, NPV एट लोअर रेट जो निकल के आया 31,900। NPV एट हायर रेट जो निकल के आया 24,515। माइनस के अंदर था तो माइनस, और माइनस का यहाँ पे चिन्ह लगाना है ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है हायर रेट जो हमारी 10% थी माइनस लोअर रेट जो कि 5% थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ गई। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 5% प्लस, एक मिनट इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, 5% प्लस 31,900 और नीचे चूँकि दो बार माइनस थे, माइनस के ये और ये, तो ये निकल के प्लस हो जाएंगे और प्लस होकर के जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा इन दोनों को हम ऐड करेंगे तब हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी ये 56,415 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5% से। ठीक है, तो ये हमारा जो निकल के आएगा 5% प्लस 2.1597% और ये हमारा जो निकल के आएगा 7.1597%। दैट मीन्स जब रेट ऑफ रिटर्न 7% हो तब हमारी 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट बनती है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट है और रेट ऑफ रिटर्न 7%, 7.1597 है, 7.1597 है, तो आपको 5 लाख रुपए मिलने चाहिए सो दैट कि आपका ये जो है इक्वल हो जाए। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आंसर निकल के आएगा। तो वापस से हम इसके एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने नॉर्मली एक अपना अंदाज़ा लगाया कि कितनी रेट हो सकती है, उस रेट को हमने अंदाज़ा लगाया कि हमने कितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया, वो इंटरेस्ट का पेमेंट हमने कितने सालों में किया और हर साल का हमारा इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, हमने एक अंदाज़ा लगाया। अंदाज़ा लगाने के बाद हमने कोई भी दो रेट चुनी, दो रेट हमने अपने अंदाजे से चुनी, 4%, 8%, आपकी जो इच्छा हो आप चुन सकते हैं। ठीक है, 4%, 8% चुन सकते हैं, 3, 6, 3 और 8 चुन सकते थे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी दो रेट आपको अपने हिसाब से चुननी है। उनको लेने के बाद आपने उन दोनों रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हो गया कि नेट ऑफ आउटफ्लो एंड इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू पे, दोनों का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हमने दोनों का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर डिवाइड बाई NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने हायर माइनस लोअर से। इस फॉर्मूले को हमने रखा और हमने यहाँ पे रेट निकाल के दी आपको IRR। ये हमारा फॉर्मूला हो गया और इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पे देखते हैं जो कि इसी से सिमिलर है और वो क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ डेट अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें हमें ये निकालना है कि मान लीजिए कि एक बॉन्ड था, यानी बॉन्ड या डिबेंचर बोल सकते हैं, इसको हमें 8% पे इशू कर दिया था, बट जो सामने वाला है वो अगर 6% पे ही
लेना चाहता है, मतलब उसके लिए 6% भी पर्याप्त है, तो ऑफकोर्स अगर आप 8% दे रहे हो और उसे उसके लिए अगर 6% भी पर्याप्त है तो वो इसे ज़्यादा रेट में भी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे 1000 रुपये दीजिए, एक कागज़ है, ठीक है, एक कागज़ है जिस पे लिखा हुआ है कि मैं ये कागज़ जिसके पास रहेगा उसको मैं 1000 रुपये पर 8% की रेट से ब्याज दूंगा और एट द एंड ऑफ 5 ईयर मैं उसे 1000 रुपये वापस से दूंगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 5 साल के लिए आपने 1000 रुपये उधार लिए हैं 8% की रेट पे। अब अगर मैं कहूँ कि मैं 6% की रेट पे उधार देने के लिए तैयार बैठा हुआ था, मेरे पास आया नहीं इसलिए मैंने दिया नहीं, बट अभी मैं 6% की रेट पे उधार देने के लिए तैयार हूँ। अब आपको पता है कि 5 साल बाद आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, और अभी आपको 1000 पे 8% की रेट से इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब आप चूँकि 6% के लिए तैयार थे तो यहाँ पे आप अमाउंट ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाओगे, ऑफकोर्स ना, क्योंकि जब रेट ऑफ रिटर्न कम है तो आप अमाउंट को ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाओगे, तभी तो ये इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी होती है कि आप कितनी वैल्यू देने के लिए तैयार हो जाओगे एट 6%। अगर मान लीजिए 8 की बजाय 10% मानते तब क्या रेट होती, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड में ये निकालना है, तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड की जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो उस रेट से डिफरेंस है, हमारी जो एक्सपेक्टेड है वो उस रेट से डिफरेंस है जो कि बॉन्ड का ऑनर देने के लिए तैयार है।